हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका श्री कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2025 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में आपका पूरा जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो टोटल क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान, आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका साइंस आएगा यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों, जिसको आप लोग कम से कम समय में रिवाइज करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज़ दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? जनगणना 2011 से, यानी कि सेंसस 2011 से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में किसी भी टेंट, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा जनगणना 2011। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वह भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है और अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है। वह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त की बात की जाए तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। अगला पॉइंट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि तो ऋणात्मक रही। कितना? -0.31%। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी।
अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया दोस्तों, उसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977 है, यानी कि एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें पुरुषों की टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो 62,37,24,248 है। वह महिलाओं की टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो 58,64,69,174 है। प्रतिशत में बात की जाए दोस्तों, तो पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है 51.54%, व महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत है 48.46%। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो कि हजार बार वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। ध्यान रखेंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भी डाटा यहाँ पे हम लोग उठाएंगे सबसे पहले पूरे भारत में देखेंगे, उसके बाद में किस राज्य में ज़्यादा है और किस राज्य में कम है, और साथ में दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में ज़्यादा है व कम है। इस तरह से कंटिन्यू दोस्तों हर फैक्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिएगा, पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है। कितना यहाँ का 27.95%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है। कितना यहाँ का -0.6%। अब यही चीजें केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है। कितना यहाँ का 55.9%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। कितना यहाँ का 6.3%। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे पहले आप लोग राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है। कितना यहाँ का 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। कितना यहाँ का केवल 17। ध्यान रखेंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। कितना है का 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कितना यहाँ का केवल 46। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला डाटा आपका क्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है। अब सबसे पहले राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है। कितना यहाँ का 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। कितना यहाँ का 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी है। कितना यहाँ का 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दमन व दीव है। कितना यहाँ का 618। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा नोट लगा है, पहले इसको देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ध्यान रखिएगा। कभी कभी दोस्तों आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल या फिर डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है कि शिशु लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसको भी दोस्तों आप लोग क्लियर रखिए। तो चलिए शिशु लिंगानुपात हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले भारत का देखिए दोस्तों तो भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। अब राज्य में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। कितना यहाँ का 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। कितना यहाँ का 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना यहाँ का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। कितना यहाँ का 871। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये नोट आपका क्या कह रहा है देखिएगा।
7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, वो साक्षर कहलाता है। यानी अब आप लोग दोस्तों लिटरेसी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पॉइंट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, सबसे सुपर फैक्ट है आपका, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 82.14%, वहाँ महिला साक्षरता दर कितनी दोस्तों तो 65.46%, ध्यान रखिएगा। अब किस राज्य में ज़्यादा है वो देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल है, कितना है का 94%। यो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना है का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना है का 91.8%। यो न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नगर हवेली, कितना है का 76.2%, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट आपका क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना यहाँ का दोस्तों 37.8%। अब इसी को पलट के देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा है, कितना है 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, कितना है का केवल 10%। हर टेंट से दोस्तों, हर फॉर्मेट से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना का 37.7%, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे हमारे एक एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों हम अपनी वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से ये सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके लिए मुझे कितनी भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आपके एग्जाम्स में दोस्तों टीयर 1 में जो 25 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अगला पॉइंट देखिएगा क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की कुल संख्या पहले देखिए तो कितनी है 20.14 करोड़। अब किसमें ज्यादा है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशत में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जात यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना है यहाँ का 31.9%। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जात यानी कि एससी निवास नहीं करती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी एसटी की बात हो रही है। सबसे पहले कुल संख्या देखिए कितना है तो 10.43 करोड़। अब किस में ज्यादा है वो देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना है का 94.8%। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करते, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। हर फैक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से दोस्तों पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2021 की जनगणना के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, हालांकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये जनगणना अभी हो नहीं पाई है, लेकिन अब संभावित है दोस्तों कि 2026 में करवा ली जाएगी। जनगणना कभी भी होगी दोस्तों 2021 के नाम से ही जानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े फैक्ट देखिए तो दोस्तों 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी और इसके जनगणना आयुक्त रहेंगे श्री विवेक जोशी। अगला पॉइंट देखिएगा, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य रहेगा
जन भागीदारी से जन कल्याण, और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार दोस्तों डिजिटल जनगणना होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? पंचायती राज व्यवस्था से। आपका दोस्तों सुपर टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। ध्यान रखिएगा। अब आप जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए। पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों को एक एक फैक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है, भारत में प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे बढ़िएगा। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में आता है। टोटल इसमें दोस्तों 29 कार्यों को शामिल किया गया है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सब कुछ आप अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले 4 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। आगे बढ़िएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी दोस्तों जितनी भी समितियां हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि इन समितियों का गठन कब किया गया था, वो इनका संबंध किससे है। तो आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात की जाए दोस्तों हनुमंत राव समिति जो कि 1983 में गठित हुई। जी.बी. के राव समिति दोस्तों 1985 में गठित हुई। एल.एम. सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1957 में गठित हुई। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई। और थुंगन समिति दोस्तों ये 1989 में गठित हुई। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए दोस्तों ताकि टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर होगा 2 भागों में। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। एंशिएंट हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? वैदिक काल। आपका दोस्तों सुपर टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर होगा 2 भागों में। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन ग्रामीण सभ्यता थी। इसके निर्माता आर्य माने जाते हैं। भारत में आर्यों के आगमन का
सर्वमान्य काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता तथा बोगस कोई अभिलेख से मिले संकेत के अनुसार आर्य संभवतः ईरान के रास्ते भारत आए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यानी कि वैदिक काल के लोग मध्य एशिया से आए और उन्होंने खैबर दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया। भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में बसे यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ध्यान रखिएगा, हर फैक्ट दोस्तों, हर कंटेंट को आप लोगों को बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने ही। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों कालों के बीच में दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं क्रम से आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले था दोस्तों आपका ऋग्वैदिक काल जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कंटेंट देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा जाता है। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था जो कि शासक होते थे। सबसे छोटी इस काल में दोस्तों राजनीतिक इकाई की बात की जाए तो कुल यहाँ परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे जिसका प्रधान ग्रामीणी होता था। कई ग्राम मिलकर विश्व होता था जिसका प्रधान विस्पति होता था, तथा कई विश्व मिलकर जन होता था जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विश्व का 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा हो गया, समिति एवं विद्वत इस काल की दोस्तों राजनीतिक संस्थाएं थी, और परिवार दोस्तों पितृ सत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, सोम आर्यों का मुख्य पेय था तथा यौ यानी कि जौ मुख्य खाद्य पदार्थ। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके चलने हैं, जहाँ पे जितनी भी दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। प्राचीन नदियों के नाम दिए जाते हैं दोस्तों तो आपको उनके आधुनिक नाम बताने होते हैं, और अगर आधुनिक नाम दिए जाते हैं तो आपको प्राचीन नाम उनके बताने होते हैं। देखिएगा, तो पॉइंट है दोस्तों हमारा ऋग्वैदिक कालीन नदियां। सबसे पहले इनकी क्रम संख्या दी गई, फिर इनके प्राचीन नाम दिए गए, फिर इनके दोस्तों आधुनिक नाम दिए गए। दोनों टेंट से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों कुभू, तो ये कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। बितस्ता दोस्तों ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। परुषणी ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। बिपाशा ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। दृश्य द्योति ये घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। सुवास्तु दोस्तों ये स्वात नदी का प्राचीन नाम है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, कुभा जो कि काबुल नदी का प्राचीन नाम है। अस्कनी दोस्तों ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुद्री दोस्तों ये सतलज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा ये गंडक नदी का प्राचीन नाम है। और गोमती दोस्तों ये गोमल नदी का प्राचीन नाम है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला कंटेंट है दोस्तों आपका, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि व वरुण को दोस्तों महत्व प्रदान किया गया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं। ध्यान रखेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपका ऋग्वैदिक काल चलता है। आगे बढ़िएगा। अब उत्तर वैदिक कालीन समय से जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कंटेंट देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा तथा उसका पद वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। और इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र यानी कि शिव थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों वैदिक काल का आपका टॉपिक यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। एंशियंट हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। एंशियंट हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया है? बौद्ध धर्म। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोली गण की राजकुमारी थी। आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे कि वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, प्रतीत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। बुद्ध हो गया, संघ एवं धम्म, ये तीन दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ध्यान रखिएगा। अभी सीट को दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट करके चलने, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधी दोस्तों जो घटना, उनके प्रतीक जो चिन्ह है, आपके एग्जाम में यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा पॉइंट है हमारा, बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। एक तरफ दोस्तों तो इन विभिन्न घटनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके प्रतीक चिन्हों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों जन्म, तो इसका प्रतीक है कमल एवं साण। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है दोस्तों पीपल वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है दोस्तों पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है दोस्तों स्तूप। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। बौद्ध ग्रंथों में सुक्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है, और त्रिपिटक की भाषा पाली है। ये भी ध्यान रखेंगे। तीनों पिटक के नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है, या भाग नहीं है, या अंग नहीं है, ऐसे में अगर आप दोस्तों तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म में दोस्तों आप लोग जानते हैं 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, तो इनको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। उनके अध्यक्ष, शासनकाल और स्थान इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले इन विभिन्न संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है, शासनकाल दिया गया है, और इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता की बात की जाए तो इस संगीति की अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता की बात की जाए तो सब्बा कामी के द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों मोगलिपुत्तिस ने की थी।
और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों ईसा की प्रथम सदी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पॉइंट है हमारा, महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ ये हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया है? जैन धर्म आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम तिरसला था जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। आगे बढ़िएगा, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महावीर स्वामी का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट दोस्तों आप लोग क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्लियर रहिएगा। अगला पॉइंट, जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैन धर्म में आप लोग जानते हैं टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है आपका जैन धर्म की महासंगीतियां। तो जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था। इन महासंगीतियों का समय, स्थल, अध्यक्षता व कार्य इस प्रकार है। तो सबसे पहले इन संगीतियों के क्रम है, समय यानी कब हुआ था, स्थल कहाँ पे हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी और कौन से कार्य किए गए थे, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। कार्य की बात की जाए तो जैन धर्म 2 भागों में यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया था, और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन दोस्तों 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी, देव ऋषि गढ़ी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, और इसमें दोस्तों धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? दिल्ली सल्तनत से। मिडवल हिस्ट्री का दोस्तों बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किसी भी टेंट किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला?
करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणों का परिणाम था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिस पर आने वाले समय में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग दिल्ली सल्तनत पे जिन विभिन्न राजवंशों ने शासन किए हैं उनके शासनकाल के साथ आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अलग अलग टेंस से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद में दोस्तों खिलजी वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इसके बाद में दोस्तों तुगलक वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। इसके बाद में दोस्तों सैयद वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और पांचवा दोस्तों इस पे लोधी वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा। अब इन राजवंशों के दोस्तों शासन काल में जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले था दोस्तों गुलाम वंश, जिन्होंने शासन किया था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इस वंश के अधिकतर सुल्तान पूर्व में दास यानी कि गुलाम रहे थे। इसी कारण इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक राजवंश था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार के निर्माण प्रारंभ करवाया। इसने भारत की प्रथम मस्जिद, नाम क्या था, कुब्बतुल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया। और 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों मोस्ट मॉडर्न शासक आते हैं, जिनका नाम है इल्तुतमिश। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए यहाँ से सुपर निकलते हैं, आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा। पॉइंट है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु आराम शाह अयोग्य शासक था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण कर आराम शाह को पराजित कर दिया तथा दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़िएगा। इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा गया। इसका प्रशासक इक्तादार होता था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित की, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसके सभी पुत्र अयोग्य थे। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका थी, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा यानी कोट तथा कुला यानी टोपी धारण की। उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इनके बाद में दोस्तों बलबन आते हैं, जिनका शासनकाल है 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया। बलबन ने फारसी यानी कि ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा एवं पाबोस की प्रथा चलाई। इसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका गुलाम वंश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों जो आपका दूसरा राजवंश आता है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा। पॉइंट है हमारा,
खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलोखरी में बनाई। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। अगला पॉइंट, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कर दी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना था। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी सीरी को बनाया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, इसलिए उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो को हिंदे तोता कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए हुलिया तथा उनके घोड़ों के लिए दोस्तों दाग प्रथा की शुरुआत की। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे जो तीसरा राजवंश आता है वो है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक चला था। पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासन 1320 से लेकर 1335 ईस्वी तक चला था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित की। किताबुल रहला पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की थी, जो कि मोरक्को का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दीवान एक खैरान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जो कि एक दान विभाग था। उसने एक दास विभाग दीवान ए बंदरगान की भी स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है और फिरोज शाह तुगलक वह पहला सुल्तान था जिसने दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों। अब दिल्ली सल्तनत पे जो आपका चौथा राजवंश आता है वो है दोस्तों सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक चला था। आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक चला था। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन और आलम शाह अयोग्य थे, जिससे बहलोल लोदी को मौका मिला तथा उसने लोदी वंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों आपका पांचवा जो राजवंश आता है वो है लोदी वंश। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों लोदी वंश की, तो इसका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। पॉइंट देखिएगा, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, जिन्होंने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और मुगल वंश दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग अन्य वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितने भी दोस्तों सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है तथा समाज सुधारक, आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों, सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। आगे बढ़िएगा। राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हेयर का सहयोग किया। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अपना समर्थन दिया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों क्या है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने एवं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करना था। इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना की तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और शुद्धि आंदोलन चलाया। उनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में देखने को मिलता है, जो कि 1883 में प्रकाशित की गई थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर कलकत्ता में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया, जो कि इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अर्काट द्वारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में दोस्तों हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा क्या है। भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है। एंग्लो इंडियन डेरोजियो कलकत्ता में 1826 से 31 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज के अध्यापक रहे। आगे बढ़िएगा। डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में की। वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की। इन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं, जहां पे दोस्तों जितने भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक द्वारा जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई, कब हुई, इनके संस्थापक कौन थे, आपके एग्जाम में अलग अलग टर्म से पूछे जाते आपके एग्जाम में अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा तो एक तरफ सबसे पहले इन विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी राजा राममोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राममोहन राय द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में हुई थी राजा राममोहन राय द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एम.जे. रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलें दोस्तों, ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम चाहते हैं वीडियो में कवर करा सकें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दोस्तों की गई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों,
अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष एवं भूपेन्द्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और लास्ट दोस्तों, आजाद हिंद सरकार जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक भी दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश है आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं किनकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं उनके संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी भी कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले एक तरफ दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात किया दोस्तों हर्यक वंश की, तो इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। राजधानी इनकी राजगृह थी। शिशुनाग वंश की स्थापना दोस्तों शिशुनाग ने की थी। इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इनकी भी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोधी ने की थी। इनकी राजधानी दिल्ली थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है आपका, राष्ट्रकूट वंश मोस्ट इंपोर्टेंट जिनकी दोस्तों संस्थापक राष्ट्रकूट वंश दोस्तों जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे। इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इनकी राजधानी बादामी या वापी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी थे। इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी दोस्तों थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापन्नन थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक दोस्तों शिवमुख थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को हम लोग विराम देना चाहेंगे। और भी दोस्तों टॉपिक्स लाते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।